हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोटेशनल मोशन। इसके बेसिक्स आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखे हैं। जस्ट एक स्लाइड रिवीजन करता हूँ। रोटेशनल मोशन है क्या? सी सपोज कोई भी एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी से हमारा क्या मतलब है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डज नॉट चेंज। ओके, इट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सपोज कंसिडर दिस बॉडी। अब दिस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज रिजिड बॉडी। अब अगर इस रिजिड बॉडी के कहीं से भी एक एक्सिस डाला जाए, ओके सपोज यहाँ से हम लोगों ने एक पिन डाल दिया और फिर इस बॉडी को ऐसा इस टाइप से मोशन दिया जाए कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कहीं भी, सपोज यहाँ का एक पार्टिकल लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट विल परफॉर्म? इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ का पार्टिकल है दैट विल आल्सो परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ये सारे पार्टिकल्स का जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रिजिड बॉडी। ओके, अब सपोज इस टाइप का एक रिजिड बॉडी है, यहां से हम लोगों ने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन डाल दिया है। अब दिस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ये इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, लाइक दिस इज m4। सो ये सबका डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट। ओके, कोई यहाँ भी हो सकता है ऐसे m5, ये सबका इस तरफ भी हो सकता है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स इज डिफरेंट। इसलिए क्या होगा, ये सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम अगर रहेगा ओमेगा, तब भी इनका जो लीनियर वेलोसिटी है v दैट विल बी डिफरेंट। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो v इज इक्वल टू r into omega. r is different and therefore even though omega is same, the linear velocity of all these particles will be different. So rotational motion में जो भी एंगुलर वेलोसिटी रहेगा रिजिड बॉडी का, वही एंगुलर वेलोसिटी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रहेगा, लेकिन सबका लीनियर वेलोसिटी विल बी टोटली डिफरेंट। ओके, अब रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग कंपेयर करते चलेंगे। ओके, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मास है, वैसे रोटेशनल मोशन में क्या क्वांटिटी है? उसकी एनालॉगस क्वांटिटी। ओके, सिमिलरली ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स है, तो रोटेशनल मोशन में इसका एनालॉगस टर्म क्या है वो हम लोग देखते चलेंगे। 11th में इनफैक्ट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स का एनालॉगस क्वांटिटी कौन सा है? दैट इज टॉर्क। मतलब क्या है? ये सपोज हम लोगों को एक डोर है वो ओपन करना है, से फॉर एग्जांपल दिस इज द डोर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? ये क्लोज्ड है, इसको अगर हमको खोलना है तो हम लोग ऐसे खोलेंगे। ओके, यहां से हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। क्लियर? सो अब डोर को यहां पुश करते हैं तो डिफरेंट एफर्ट हमको लगेगा, यहां से पुश करेंगे तो डिफरेंट एफर्ट लगेगा, यहां पुश करते हैं तो डिफरेंट एफर्ट लगेगा। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। सो ये जो टॉर्क है, दिस क्वांटिटी डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द मास, ओके, but it also depends upon where you are applying that force, that is perpendicular distance from the axis of rotation. Okay, so ये जो क्वांटिटी है जो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। नाउ ये बॉडी का जब रोटेशनल मोशन हम लोग परफॉर्म करा रहे हैं, सो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर हम लोगों को इस बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और ये सारे पार्टिकल्स के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग सम करेंगे सो इट विल गिव अस द काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। So let us try to find out. सपोज हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, इट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस। ओके,
Now this body is made up of n particles, suppose, of masses m1, m2, m3, इस तरह से mn masses, mn तक masses होंगे इनके, and all these masses are suppose located at perpendicular distances r1, r2, r3, rn from the axis of rotation. Okay. Now this body is performing rotational motion with angular velocity omega. तो ये सारे constituent particles का angular velocity कितना होगा? That will also be omega. तो इनका linear velocity क्या होगा? Say first particle का linear velocity v1 will be equal to what? r1 into omega. v2 will be equal to r2 into omega. Like this vn will be equal to rn into omega. ये सबका हो गया है इनका linear velocity. Now what will be the kinetic energies of these constituent particles? इनका kinetic energy क्या होगा? So kinetic energy of the first particle, यहाँ पे लिखता हूँ, Ke1 will be equal to what? हम लोग जानते हैं that is equal to half of m v square. So m1 v1 square. This is equal to half of m1, but v is equal to what? R into omega. So this is r1 omega का square. Okay. So this will be equal to what? r1 square omega square. Is this clear? Now, likewise, kinetic energies of all the constituent particles can be written down like this: half of m2 r2 square omega square. So n particles की सारी kinetic energy, translational kinetic energy हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. Clear? Now we know that the total kinetic energy of the rotating rigid body will be equal to what? Rotational kinetic energy, the kinetic energy of rotational motion of the rigid body will be equal to the sum of all of them. So this will be equal to half of m1 v1 m1 r1 square omega square plus half of m2 r2 square omega square, likewise half of mn rn square omega square. This is easy. Now इसको हम लोग सम करेंगे. So half, okay, ये सब देखिए m1 r1 square plus m2 r2 square, likewise mn rn square, okay, into ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है. ये टर्म देखिए, दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ समेशन ऑफ m I r I square, where I varies from 1 to n into ओमेगा स्क्वायर. ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जैसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन में हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर. इसी का एनालॉगस चीजें यहाँ पे देखिए. हाफ तो कांस्टेंट है, ओमेगा वहां यहाँ पे क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी. ट्रांसलेशनल मोशन में इट इज द लीनियर वेलोसिटी. सिमिलरली रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन में मास होता है, उसी का एनालॉगस टर्म हम लोगों को रोटेशनल मोशन में मिलता है. दैट इज कॉल्ड एज I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So this quantity I is called as moment of inertia. Okay, so this is a quantity which is analogous to mass in the translational motion. So translational motion का mass होता है, वही rotational motion का moment of inertia होता है. Okay, now this moment of inertia you can easily see it depends not only upon the mass but it also depends upon how the mass is distributed. Okay, जो axis of rotation रहेगा वहाँ उसके कंपैरिजन में मास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स? इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल मासेस,
Okay, so what are the factors? Individual masses, and the distribution of masses about the axis of rotation. Distribution of masses about the axis of rotation. मतलब सेम बॉडी है तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कि हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है उसका, इस पे डिपेंड करेगा. सो सपोज ये एक रिजिड मास है, एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन जाता है तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिफरेंट है. वही अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से डालते हैं, यहाँ से सपोज एक पिन डालते हैं और इसको घुमाते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज टोटली डिफरेंट. सारा का सारा मास एक ही साइड में है. उस केस में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाज इट वाज सिमेट्रिकल. ओके, जबकि इस केस में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज ओनली ऑन वन साइड. यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोर as compared to the moment of inertia in the earlier thing. So this is your moment of inertia. अब moment of inertia किस किस पे डिपेंड करता है, that we have discussed. It depends upon the individual masses and also upon the perpendicular distances of these individual masses from the axis of rotation. Okay. अब तो different systems के लिए जहाँ पे लोकेशन और पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर कैसे कैलकुलेट करें. ओके, नाउ सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है. ओके, जैसा कड़ा वगैरह होता है. सपोज देयर इज अ रिंग, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट पासेस थ्रू इट्स यूजुअल एक्सिस. मतलब क्या है, एक कड़ा है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पास करेंगे हम लोग. इट विल पास थ्रू द सेंटर and it will be perpendicular to the plane. Okay, और ये रिंग का मास है that is uniformly distributed along the circumference at equal distances from the center. इसका मास distributed है. Clear? The radius is r, m is the mass of the ring. Now since the mass is uniformly distributed about the axis of rotation, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will be equal to what? It will be equal to m into capital R square. Why? Because the mass is uniformly distributed about the axis of rotation. M क्या है? M is the mass. R क्या है? R is the radius and I is the moment of inertia of this. अब अगर इसके जगह पे हम लोग दूसरा एक सिस्टम लेते हैं, हम लोग लेते हैं एक यूनिफॉर्म डिस्क, सर्कुलर डिस्क लेते हैं. इट्स अ प्लेन सर्कुलर ऑब्जेक्ट जिसका मास कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसका सपोज द टोटल मास इज कैपिटल M एंड द रेडियस इज कैपिटल R. ओके, सपोज इस टाइप का एक डिस्क है. इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगेन इसके सेंटर से जाता है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अभी हम लोगों को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे. अब इसका तो इंडिविजुअल मासेस है नहीं, ऐसा m1 यहाँ है, m2 यहाँ है. द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मास इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल अज्यूम दैट दिस डिस्क is made up of large number of concentric rings. Okay, इसको हम लोग ऐसा assume कर सकते हैं कि बहुत सारे rings से बना हुआ है of increasing radius. अब radius कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, ये यहाँ पे radius क्या होगा, 0. यहाँ पे radius क्या होगा, कैपिटल R. तो in between there will be different radii. हम लोग assume करेंगे कि यहाँ पे एक ring है. Okay, इसका radius कितना है, small r. ये फाइनल इसका डिस्क का तो रेडियस कैपिटल R है. अब सपोज इसका थिकनेस dr है. नाउ दिस थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल. ये थिकनेस है dr. क्लियर. अब ऐसे किसी भी जो प्लेनर बॉडी है, इसका
area density, surface area density sigma will be equal to what? Total mass upon total area. ओके, इस केस में अगर हम लोग डिस्क लेते हैं तो डिस्क का सरफेस डेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? सिग्मा विल बी इक्वल टू मास अपॉन एरिया. एरिया क्या होगा पूरे डिस्क का? दैट विल बी इक्वल टू पाई इनटू आर स्क्वायर. सो दिस विल बी द सरफेस डेंसिटी ऑफ दिस थिंग. अब हम तो पूरा डिस्क नहीं कंसिडर कर रहे. हियर वी आर कंसिडरिंग व्हाट? वी आर कंसिडरिंग जस्ट अ स्मॉल रिंग एलिमेंट ऑफ दिस डिस्क. ओके, अब इसका what is the area of this disk? The area of this disk, of this element, area of the element will be equal to what? देखिए 2 pi r क्या देगा? सर्कमफरेंस. इसका विड्थ कितना है? dr. So 2 pi r into dr will give us the area of this small ring. Okay, so therefore sigma will be equal to what? The mass. अब इसका मास क्या होगा? से dm अपॉन एरिया. एरिया क्या हो जाएगा? 2 pi r into dr. Clear? So therefore mass dm of this element will be equal to what? 2 pi r dr into sigma. यहां तक क्लियर है? इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, हमने क्या किया? ए स्मॉल जो एलिमेंट है इसका मास डिटरमाइन कर दिया, इसका एरिया डिटरमाइन कर दिया, और उस एरिया को हमने सरफेस एरिया डेंसिटी, मास डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया. सो नाउ वी हैव गॉट द मास. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल रिंग एलिमेंट IR विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू, इसका मास क्या है? dm. और the distance, what is the distance from the axis of rotation? It is r square. So dm into r square will give us the moment of inertia of that small element. अब dm क्या है हम लोगों को पता है? dm is equal to what? 2 pi r dr into sigma into this r square. But ये क्या हो गया? This is the moment of inertia of this small ring element. हमको क्या चाहिए? We want the moment of inertia of the entire disk. कैसे फाइंड आउट करें? ये जो छोटे एरिया एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया है, इसी को हम लोग अगर इंटीग्रेट करें ओवर दिस एंटायर रेडियस फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, इसको अगर इंटीग्रेट करें, मतलब क्या है? हम लोग ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं एंड देन वी आर एडिंग देम अप. क्लियर? सो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हम लोगों को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा डिस्क का. सो लेट अस ट्राई टू इंटीग्रेट दिस. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ IR. रेंज कहां से कहां तक है? R इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल R. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए 2 pi r सिग्मा r स्क्वायर इंटू dr. नहीं, थोड़ा सा dr को इधर लेके चले गए. नाउ दिस इज इक्वल टू 2 pi sigma, these are all what? Constants. 2 pi into sigma. अब ये r into r is, r square is r cube into dr. Clear? So इसको इंटीग्रेट करेंगे. अच्छा, ये डालना बाकी रह गया है, लिमिट्स 0 टू r. सो दिस इज इक्वल टू 2 pi sigma. Now this is equal to what? Integration is r to the power of 4 upon 4. Okay, the limits are from 0 to capital R. Okay, now this will be equal to what? 2 pi into sigma. Okay, इसमें लिमिट डालेंगे. दिस विल बी व्हाट? कैपिटल R टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 4. So this will be equal to, see, 2, this is, see, pi r square. See, I'll split this. Pi
capital R square, clear, pi capital R square into R square, R to the power of 4 हो जाएगा, and divided by this 4. Okay, now this pi R square is the area, and then this, okay, this sigma is there, clear. So area into sigma, we have seen that sigma is equal to what? Mass upon area. So area into sigma will be equal to what? Mass. So this pi r square into sigma will give us the mass. So this is 2 by 4, this one. Pi r square into sigma, this will be equal to capital R and this r square. Clear? So 2 by 4 is 1 by 2. So mr square by 2. This is the moment of inertia of the disk about the axis through its center and perpendicular to the plane. Okay, तो इस तरह से हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शियाज डिफरेंट बॉडीज का फाइंड आउट करना होता है. ऐसे तो सारे की सारी बॉडीज का हम लोग इसी मेथड से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. ये समझना जरूरी है मेथड, ताकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को ध्यान में रहे कि भाई ये आता कहाँ से है. ओके, तो बाकी डिफरेंट सिस्टम्स के लिए हम लोग वी विल जस्ट रिमेंबर what is the moment of inertia about different axes passing through different points. I hope you have understood this completely. Okay, if you are finding it difficult to understand in the first lecture, then you just try to watch it over again. Okay, keep watching the videos for remaining topics. Thank you very much.